Student, today I am going to teach you class 9th subject SST Economics chapter 1st part 2nd. In economics I am going to explain the story of village पालनपुर. बच्चों मैं आप लोगों को आज स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर में फार्मिंग इन पालनपुर पढ़ाने जा रहा हूँ. तो फार्मिंग इन पालनपुर में देखें तो जैसा बताया है कि जिसमें जो है मेन एक्टिविटी देखें तो फार्मिंग है. तो फार्मिंग को लेकर इसमें एक्सप्लेन किया गया, बताया गया है. तो इसमें बताया कि वहाँ की जो जनता है या वहाँ के जो लोग हैं लगभग 75% लोग जो है वो डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पर. 75% जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं फार्मर्स, या तो वो फार्मर्स हैं या तो फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं. इस तरह जो है जो भी वहाँ कार्य किया जाता है वो फार्मिंग से रिलेटेड है 75% लोग के लिए. और अब देखें 1960 तक जो है वहाँ जो फार्मिंग लैंड है वो किसी तरीके से इंक्रीज नहीं किया, वो स्थिर रहा. कुछ ऐसे जो है पार्ट थे, वेस्ट लैंड थे कि उनको जो है उसमें ऐड किया गया, जोड़ा गया, लेकिन फिर भी जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ. प्रोडक्शन प्रभावित न होने का कारण ये था कि वो क्या है कि एक तरीके से बैरन लैंड थे और उन पर जो है देखें तो जैसे परंपरागत तरीके से जो एग्रीकल्चर होता चला आ रहा था उस तरीके से जो है वहाँ फार्मिंग हो रहा था. तो उसके लिए जो है मैन्योर का ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर का यूज करते थे फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए. तो फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए मैन्योर का यूज करते थे. तो उससे बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी जो है इम्प्रूव नहीं होता था, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया. तो जो वहाँ फार्मिंग एक्टिविटी से जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ. एक तरीके से कहें तो जो फार्मिंग लैंड है वो भी जो है फिक्स ही रहे, बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज नहीं हो पाया. लेकिन क्या है अलग अलग तरीके से आप लोग अपने एरिया में देखें कि जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन रेट है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन रेट जो है वो अपने एरिया से और 2-4 क्षेत्रों को या एक राज्य से 2 राज्य को या एक जिले से 2 जिले, दूसरे जिले से एक गांव से दूसरे गांव को कंपैरिजन करें तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रोडक्टिविटी अलग अलग फसल का अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह मिलता है. वहाँ उसका रीजन होगा, कुछ वहाँ की सॉइल का फर्टिलिटी, कुछ वहाँ जो टेक्निक यूज किया जाता है, कुछ फार्मर जो है किस तरीके के मशीनरी यूज करते हैं, इस पर डिपेंड होता है. तो वो जो है अगर हम परंपरागत तरीके से जो एग्रीकल्चर से कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्टिविटी जो है कंपैरिजन में डाउन होगा. इसके बाद दिया है देयर इज ए वे वन कैन ग्रो मोर क्रॉप. जैसे यहाँ भी बता दिया गया कि फिक्स है, जो कल्टीवेबल लैंड है वो फिक्स है. तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें जैसे बताया है कि पहले जो पालनपुर का जो गांव है, पालनपुर गांव है, वहाँ जो है फैसिलिटी है, क्रॉप ग्रो करने की फैसिलिटी है. और इस तरह जो है वेस्टर्न पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का, इसके अलावा पंजाब जो है, हरियाणा जो है, उसमें जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे तरीके लगाए जाते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े. लेकिन जो है 1960 के पहले का जो सिस्टम था उसमें जो है दो क्रॉप उगाए जाते थे. एक रबी का है जो है और एक खरीफ का. मतलब जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है, क्रॉपिंग पैटर्न में देखें तो 3 तरीके का होता है, रबी, खरीफ और जायद. तो जायद की फसल नहीं ली जाती थी, केवल रबी की फसल और खरीफ. रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर तक बो दी जाती थी और अप्रैल में उसको लगभग हार्वेस्टिंग का प्रोसेस किया जाता था. और इसमें मुख्य रूप से जो रबी की फसल है उसमें पोटैटो हो गया, इसके अलावा ग्राम हो गया, पी हो गया, वीट या मस्टर्ड, उससे रिलेटेड जो और भी फसल हैं उसमें जो है इस पीरियड में बोए जाते थे. इसके बाद जो है खरीफ क्रॉप में केवल फॉडर क्रॉप ही बोए जाते थे, जैसे ज्वार और बाजरा. यही केवल फॉडर क्रॉप ही मैक्सिमम बोए जाते थे, क्योंकि उनके पास जो है उस तरह का बहुत टेक्निक नहीं था कि कुछ और भी फसल उगाया जाए. लेकिन क्या है धीरे धीरे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो था
वो इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी वहाँ जो है प्रोवाइड किया जाने लगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाने लगी तो वहाँ जो है ट्यूबवेल के माध्यम से इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया। तो ऐसे लैंड पर जहाँ की जो है रेन वाटर पर डिपेंड था और इरिगेशन के लिए साधन नहीं था तो प्रोडक्शन प्रभावित होता था, तो वहाँ इससे कुछ न कुछ जो है प्रोडक्शन प्रभावित हुआ और इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। और ये प्रोडक्टिव जो मटेरियल था ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, जैसे बताया था कि वहाँ जो है रायगंज जो है, रायगंज और शाहपुर था ना, तो रायगंज जो वहाँ का जो है नेबरिंग विलेज था, तो वहाँ जो भी पालमपुर में प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन बढ़ जाता था तो उसका सरप्लस जो वीट ग्रेन या जो भी है वो जाकर के मार्केट में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा साधन था, उसके मार्केट में जाकर के रायगंज के मार्केट में बिक जाता था। इसी तरह जो है जागरी हो गया, गुड़ हो गया, ये चीज़ें जो है अगर प्रोडक्शन में ज़्यादा होती थी, जैसे कि वहाँ गन्ने की फसल बोई जाती थी जो एक वर्ष की होती थी, तो वो जो प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होता था तो सरप्लस जो होता था उसको ले जा करके जो है जो शाहपुर टाउन था वहाँ बेच दिया जाता था। मतलब कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन के डेवलप होने के कारण कहीं कहीं जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा और ये जो है प्रोडक्टिविटी इस तरह बढ़ा कि उनके पास सरप्लस होने लगे और वो जो है ले जा करके मार्केट में बोने लगे। कहने का मतलब कि इस तरह जो इरिगेटेड लैंड था वहाँ 200 हेक्टेयर था, 200 हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड हो गया। तो इरिगेटेड लैंड हो गया तो प्रोडक्टिविटी इससे भी बढ़ गई। इसके बाद उस एरिया में जो पालमपुर का गांव था, पालमपुर गांव में मल्टीपल क्रॉपिंग होने लगा। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये है कि एक किसान एक वर्ष में अपने खेत में कम से कम 2 फसल बोएगा। तो इस तरह क्या है कि इरिगेशन के साधन हो जाने से, कुछ मैन्योर यूज करने से और इस तरीके की एक्टिविटी करने से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो वो अपने खेतों में मल्टीपल क्रॉपिंग करने लगे, 2 फसल उगाने लगे। यहां तक हुआ। इसके बाद क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 तक आ गया। 1960 तक ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया इंडिया में। तो जो बताया जैसे हरियाणा, पंजाब का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसमें ये सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट देखने को मिला 1960 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो उसमें क्या करते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान क्या है कि लोगों को अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, पेस्टिसाइड यूज करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, HYV सीड्स को यूज करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। तो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, क्योंकि क्या है जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका यूज होता है तो उसमें जो है जो भी मिनरल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और जब उसमें मिक्स हो जाते हैं तो जो क्रॉप है, फसलों को जो है तीव्र मात्रा में उसका यूज करने के लिए मिल जाता है और जल्दी से ग्रो कर जाते हैं और जिससे क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उसी तरह पेस्टिसाइड है, जो भी कीड़े मकोड़े जो भी उसमें पेस्ट होते हैं वो अगर फसल को प्रभावित करते थे तो पेस्टिसाइड से यूज से वो जो है कहीं ना कहीं फसल बच जाता था। HYV सीड्स से जो है वो उनके जीन्स को इस तरह से डेवलप करते थे कि जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती थी। तो ये हो गया। इसके बाद मशीनरीज का भी जो है वहाँ यूज किया जाने लगा। मशीनरीज का यूज करने से जो है ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर से थ्रेसिंग का काम, प्लाविंग का काम या हार्वेस्टिंग का काम तीव्र गति से होने लगा। तो इस तरह जो है बताया है कि जो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हुआ करता था, वो इंक्रीज करके 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से और भी बढ़ा। जो पहले परंपरागत तरीके से 1960 में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन के यूज से बढ़ा था, उसके बाद 1960 में जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से जो है एक प्रोडक्टिविटी और बढ़ गया। जैसा कि एग्जांपल दिया है कि 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर से 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। तो जो है ये देखें तो
3 टाइम्स के आसपास हो गया, नियर अबाउट 2.5 टाइम्स हो गया, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ा। तो ये तो हो गया। इसके बाद एक उसी में और भी कॉन्सेप्ट है जिसमें दिया है बिल्ड द लैंड सस्टेन। अगर इस तरह केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और HYV सीड्स का यूज करते रहें तो क्या लैंड सस्टेन रहेगा, इसी तरह प्रोडक्टिविटी उसकी बनी रहेगी? ये भी कहा है। एग्रीकल्चर में जिस तरह हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर या जो एग्जाम्पल दिया है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में इसका इस तरह से यूज होता चला जा रहा है, तो क्या ये सस्टेन बना रहेगा, इसकी प्रोडक्टिविटी इसी तरह मेंटेन रहेगी? तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर, ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और HYV सीड्स का यूज करने के लिए किया, तो यूज होने लगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो ये सस्टेन नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर वाटर में सोल्यूबल होता है और वो जो है जाकर के जो सॉइल है उसमें एक तरीके से स्केप हो जाता है और वो धीरे धीरे स्केप होकर के चला जाता है अंडरग्राउंड वाटर में। तो एक तो क्या है कि जो सॉइल में देखें तो जो माइक्रोब्स होते हैं या सॉइल में जो भी कीड़े मकोड़े या जो भी अर्थवार्म जैसे है जो उसमें होता है उसको ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें जो है ये नहीं मिल पाता। हाँ, तो एक तरीके से उसको लॉस करते हैं। और दूसरा देखिए तो ये जो वाटर में सॉल्युबल है ये जो है चला जाता है अंडरग्राउंड वाटर में, अंडरग्राउंड वाटर को प्रभावित करता है, वो भी पोल्यूटेड कर देता है। और तीसरी बात देखें तो एक तरीके से जो इन्वायरमेंट अपना है, जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का जो इतना ज़्यादा जो है यूज करने लगे हैं, तो अपना इन्वायरमेंट भी उससे हार्मफुल हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो कहीं कहीं सस्टेनेबिलिटी जो है वो प्रभावित है, वो सस्टेन नहीं रह पाएंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही, 3 फैक्टर हमने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है और इसके बाद जो बचे हुए पॉइंट हैं इसमें मैं 2 या 3 वीडियो बनाकर इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स ऑल।